हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, क्या उसका सूत्र होता है, विभिन्न पदार्थों के परावैद्युतांक क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक किस बात की जानकारी देता है, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज होने वाला है दोस्तों, शुरू से लेकर के आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। एक और खास बात, पिछले क्लास में हमने कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम का नियम है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था पूरा, बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम सरल भाषा में हमने उस टॉपिक को समझा था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलिए हम परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। अभी हम ये मान लेते हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, ठीक है। और दूसरी ओर हम ये इस स्थिति पर भी चर्चा करेंगे जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम यदि हो तब क्या होगा, ठीक है। और उस माध्यम का जो एप्सिलॉन आर जो है वो उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, और इसी को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो इसी को हमको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो Q1 Q2 जो बिंदु आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से r दूरी पर, और अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच वायु या निर्वात है, तब ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा। तो ये F इज इक्वल्स टू, सूत्र आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलॉम के नियम से, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये एप्सिलॉन जीरो जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरे बल का मान किस तरीके से अपन लिखे हैं। अब मान लेते हैं कि यदि यही दोनों बिंदु आवेश और उनके बीच में वायु या निर्वात न होकर कोई माध्यम होता जिसकी सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन आर है, तब ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होता। तो उस बल को मैं नाम दे देता हूं एफ डैश कह देता हूं। 1/4πε0 के साथ एप्सिलॉन आर भी यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, बगल में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। सारी चीजें वैसी ही हैं, बस ये एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा और आ जाएगा नीचे में। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको आप 1 कह दो, इसको 2 कह दो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि 2 को 1 से डिवाइड करने पर, ठीक है, फिर मैंने उसको काट दिया। क्यों ऐसा? अब आप कहेंगे सर ऐसे क्या फर्क है इसमें? कोई फर्क नहीं है दोस्तों, आप ऐसे करेंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आंसर आएगा। बस फर्क इस बात का है कि जब आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो वही एप्सिलॉन आर जो है आपको नीचे में मिलेगा, बटे में मिलेगा। तो क्या है, आगे चल करके फिर से उसको एक बार और पलटना पड़ता, तो थोड़ा एक तो लाइन और एक्स्ट्रा चले जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो होगा क्या कि ये जो एप्सिलॉन आ रहा है वो डायरेक्ट आपको ऊपर में मिलेगा, और हमको मतलब इसी से है, हम इसी को तो डिफाइन करने वाले हैं ना भाई, इसलिए ये सरल पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे, अर्थात F बटे F डैश करोगे, तो आपको कितना मिलेगा, आप खुद सोचो, सारी की सारी चीजें कट जाएंगी। 1/4πε0 1/4πε0 से कट जाएगा, Q1 Q2 से कट जाएगा, R स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा कौन? तो बचेगा यहाँ पे एप्सिलॉन आर, और वो भी देखो F डैश नीचे है, यानी कि 1/1/एप्सिलॉन आर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/एप्सिलॉन आर है, देख लो आप। और ये बटे के बटे पलट के ऊपर जाएंगे तो ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपको मिले है F/F डैश बराबर एप्सिलॉन आर, ठीक। अब आप कहेंगे सर डिवाइड करने के पश्चात निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि वास्तव में देखो, ये जो एप्सिलॉन आर है, ये जो एप्सिलॉन आर है, उसी को हम लोग बोलते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसी को बोलते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक, और जो कि वास्तव में किसका किसका बटा है,
एफ अपॉन एफ डैश है। ये एफ क्या है? ये एफ जो है वायु या निर्वात में उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान है। और ये एफ डैश कौन है? ये एफ डैश कौन है? उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान है, जबकि उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो है एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है। ये माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला बल एफ डैश है और वायु या निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला बल एफ है, और उन्हीं दोनों का अनुपात जो है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसी को आपको अच्छे से सेंटेंस में फिट करना है और परावैद्युतांक का डेफिनेशन मिल जाएगा कि वायु या निर्वात में किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम की उपस्थिति में उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को अपन बोलते हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, उतनी दूरी पर आवेश रखे हो, दूरी भी उतनी हो, सब कुछ सेम हो, बस फर्क किस बात का है कि यहाँ वायु या निर्वात है, यहाँ माध्यम है। ठीक, ओके। तो माध्यम का परावैद्युतांक, इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ पदार्थों के परावैद्युतांक के बारे में हम आपको बतलाना चाहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं पानी का परावैद्युतांक। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पानी के परावैद्युतांक की अगर बात करें, यानी एप्सिलॉन आर, पानी के लिए अगर एप्सिलॉन आर की बात करें दोस्तों, वास्तव में माध्यम के परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन आर से भी व्यक्त करते हैं या इसको हम लोग कैपिटल के से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि ऐसा भी सूत्र लिखा होता है किताबों में, जैसे माध्यम की उपस्थिति रहती है ना, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम की उपस्थिति रहती है, तो आप सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एप्सिलॉन आर दिख रहे हैं ना उसके स्थान पर आप कैपिटल के लिखा हुआ भी देखे होंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, परावैद्युतांक को हम लोग एप्सिलॉन आर ये कैपिटल के से व्यक्त करते हैं। अब देखो मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूँ पानी के परावैद्युतांक की। पानी का परावैद्युतांक होता है 80.4। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे सर पानी का परावैद्युतांक 80.4 होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो दो बिंदु आवेश है, ठीक है, अब उनके बीच बल जितना भी लग रहा होगा, मान लो उनके बीच बल लग रहा है एफ, एक बात की बात, ठीक है, अभी फिलहाल इनके बीच वायु या निर्वात आप मान के चलो। अब मान लो यही दोनों बिंदु आवेश उतनी ही दूरी पर उपस्थित है, दूरी वही है, बिंदु आवेश भी वही है, सब कुछ सेम है, बस फर्क किस बात का है कि पहले जो वायु या निर्वात था ना, अब मान लो उनके बीच पानी है, या यूं समझिए कि दोनों बिंदु आवेश अब पानी में रखे हुए हैं, उनके बीच अब मान लो पानी आ गया। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में वही जो बल इनके बीच लग रहा था अब वो 80.4 गुना कम हो जाएगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि अब उनके बीच कोई माध्यम आ गया, पानी आ गया, और पानी का परावैद्युतांक 80.4 होता है, यानी कि पानी की उपस्थिति से इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल पहले था, ठीक है, वो बल अब कितना गुना कम हो जाएगा? 80.4 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी पानी ने उनके बीच लगने वाले बल को इतना गुना कम कर दिया। ऐसे ही अगर आप पानी के बजाय कोई और दूसरा माध्यम रखते, मान लो आप रखते हाइड्रोजन या मट्टी तेल या फिर ऑक्सीजन या मोम, कांच, कुछ भी रखते, उस हिसाब से वो अलग अलग गुना उनका जो बल है वो कम होते रहता है। मान लो आप कांच रखेंगे तो कांच का परावैद्युतांक होता है 5.10, तो समझो उनके बीच लगने वाला बल 5.10 यानी 5.10 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, वायु में है, इसका मतलब वायु का घनत्व बहुत कम होता है, कण बहुत कम होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को तीव्रता से आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएंगे, है ना भाई? ये ठीक वैसे ही है जैसे दो चुंबक हैं, है ना, और दो चुंबक के बीच में आप कुछ नहीं रखोगे तो तेजी से एक दूसरे की ओर बल लगाएंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो भी हो, ठीक है। परंतु यदि उन्हीं दोनों चुंबक के बीच में आप कुछ माध्यम रख देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच लगने वाला बल अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक वही हिसाब किताब आवेशों के बीच भी है। ठीक, जैसे आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो कि किसी मैदान में एक चोर है, ठीक है, और कुछ दूरी पर पुलिस खड़ी है, पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है। अगर मैदान एकदम खाली है, खुला है, साफ साफ है, तो वो तेजी से दौड़ करके चोर को पकड़ लेगी, ठीक है। परंतु क्या होगा यदि वही चोर किसी मेले में, बहुत बड़े मेले में मान लो हो, और पुलिस उसको दूर से देख भी रही है, लेकिन अभी पुलिस और, क्योंकि वो मेले में है, तो पुलिस और चोर के बीच बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो क्या पुलिस उतनी तीव्रता से उस चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी? क्योंकि अभी उसको पकड़ने में, वहां तक दौड़ने में बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए भीड़ ने उनके बीच अवरोध उत्पन्न कर दिया। ठीक वैसे ही दोनों बिंदुओं आवेशों के मध्य इस पानी ने अवरोध उत्पन्न कर दिया, दोनों के बीच जो बल की जो रेखाएं थी वो अब शिथिल हो गई, कमजोर पड़ गई, इसलिए उनके बीच लगने वाले बल का मान कम हो गया, इतना गुना कम हो गया। ठीक, तो ये परावैद्युतांक का रोल आप समझे होंगे दोस्तों।
आपकी किताब में एक टेबल बना होगा, एक सारणी बनी होगी जिसमें विभिन्न पदार्थों के पराविद्युतांक दिए हुए हैं। धातु का पराविद्युतांक अनंत होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक, पराविद्युतांक को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने, आपको याद होगा, एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन, इन दोनों के गुणनफल को हमने एप्सिलॉन नाम दिया था। ठीक है, अब इनका अर्थ क्या क्या आप समझ लीजिए। एप्सिलॉन जीरो क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। और ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, मतलब माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता जानने के लिए आपको वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के साथ माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता को गुणा करना होता है। अब इसी को तो हम लोग पराविद्युतांक कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर का अगर आपको मान निकालना है तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो करना पड़ेगा। एप्सिलॉन आर का मान निकालने के लिए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो करना पड़ेगा। यानी साफ सीधी सी बात है कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता को यदि वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता से डिवाइड किया जाए तो जो चीज मिलती है वही माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है, या उसी को माध्यम का पराविद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, अब आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक, पराविद्युतांक को हम लोग बोलते हैं माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो ये एक अन्य डेफिनेशन हो गई उस माध्यम के पराविद्युतांक को पता करने की। ठीक, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। वायु का पराविद्युतांक लगभग 1 के बराबर होता है, क्योंकि देखो वायु मतलब हम लोग बोलते हैं कि वायु एक ऐसा माध्यम है जो मतलब जिसके पार्टिकल सबसे अधिक दूर दूर होते हैं। ठीक है, निर्वात के करीब अपन वायु को लेते हैं, यानी कि जैसे अपन वायु का घनत्व बहुत कम है मान लो किसी स्थान पर, तो उसको हम लोग लगभग निर्वात के रूप में मानते हैं, क्योंकि 100% निर्वात तो असंभव है। कहीं भी ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी जगह जहाँ 100% जो है वो 100%, 100% निर्वात हो, यानी कि ऐसा असंभव है कि कहीं कोई माध्यम हो ही नहीं। ठीक है, आप अनंत आकाश अंतरिक्ष में भी जाएंगे तब भी वहां पे आपको थोड़े ना थोड़े कण आपको मिलेंगे ही, यानी कि 100% निर्वात असंभव है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी बोलते हैं वायु या निर्वात बोलते हैं, क्योंकि वायु सबसे कम घनत्व वाला माध्यम है, इसलिए उसका जो पराविद्युतांक है वो सबसे कम होता है, 1.44056। ये वायु का पराविद्युतांक है, जो कि 1 के करीब है। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 4 शून्य, उसके बाद कोई डिजिट आपको मिल रहा है। ठीक, तो आप सारणी में बहुत सारे पदार्थों के पराविद्युतांक देख सकते हैं। केरोसिन का 2.0, ग्लिसरॉल का 4.3, ठीक, ऑक्सीजन का 1.00053, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। मोम का दिया है 2 से 2.3 के बीच होता है इसका। ठीक है, 2 से 2.3 के बीच। तो इस तरह से आपको ये समझना है दोस्तों। तो आपने समझा F/F वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, माध्यम की उपस्थिति में उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, उतनी दूरी पर वो आवेश उपस्थित है। ठीक है, उन दोनों के अनुपात को अपन बोलते हैं माध्यम का पराविद्युतांक। इसको हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा है, परंतु जब आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे, जब आप परीक्षा में लिखेंगे, तो प्रॉपर थ्योरी उसका लिखना है पूरा। आप किताब से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका थ्योरी दिया हुआ है। मान लो दो बिंदु आवेश पूरा डिटेल में जैसे थ्योरी लिखते हैं ना, तो जब भी आप लिखेंगे आप इसका पूरा फुल डिटेल थ्योरी में आप इसको लिखेंगे, तब आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।